संग्रामपुर नाम का एक गांव था। संग्रामपुर में दो बुढ़ियां तारा और सितारा रहा करती थीं। पूरे संग्रामपुर से उनकी बहसबाजी चला करती थी। तुमने कल जो मछलियाँ दी थी उनमें कोई स्वाद नहीं था। लगता है मेरा डर इस बाजार में कम हो गया है। नहीं तारा जी, आपसे पूरा बाजार अब भी डरता है। कल आपसे पहले सितारा जी आकर ताजी ताजी मछलियाँ लेकर चली गयी। उस सितारा का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हमेशा मुझसे पहले और आगे होकर मलाई खा जाती है। मलाई नहीं, मछली। चुप रहो और कहीं और से लाकर मछलियाँ दो। तारा और सितारा का इतना खौफ था कि बाजार वाले उनके एक कहने पर उनकी मांगी हुई चीजें ला देते। उतने में वहाँ पर लखन भागते हुए आया और तारा से कहने लगा, दादी दादी दादी, खेतों में किसानों का ट्रैक्टर फंस गया है, उसे चलकर निकालिए ना, बड़ी दुआ लगेगी। दादी किसको बोला? कॉल मी तारा ओनली। और बदुआ क्यों लगेगी? बड़ी दुआ दादी, बड़ी दुआ लगेगी। लखन की बात सुनकर तारा वहाँ चली गई और खेतों में ट्रैक्टर फंसा देख कहने लगी, ये तो बस छोटा सा काम है, हट जाओ सब लोग, मैं देखती हूँ। तारा खेतों में चली गई और ट्रैक्टर जो कि आधा खेत के अंदर फंसा हुआ था, तारा के एक झटके से ही बाहर निकल आया। कमाल है, इस बुढ़िया में इतनी ताकत कहाँ से आती है। एक मैं हूँ, 24 साल का हूँ, लेकिन कमर में अभी से दर्द है, बाल झड़ रहे हैं और हाइट भी कम है। तारा के इस कर्तव्य से सारे हैरान हो गए थे। उतने में वहाँ पर सितारा आ गई और कहने लगी, हाँ हाँ, ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं तो खेत के अंदर भी ना जाती और ट्रैक्टर को बाहर निकाल देती। बड़ी आई ट्रैक्टर को निकालने वाली। कुएं से पानी निकालने भी तुम्हारा हाथ और कमर दर्द होने लगता है, और आई ट्रैक्टर को बाहर निकालने के लिए। मैं यूँ छोटे मोटे खेल खेल कर टाइम पास नहीं करती, मैं बड़े बड़े कारनामे करती हूँ। सितारा वहाँ से इतना कहकर चली जाती है और तारा अपने दांत पीसते हुए कहती है, बस बहुत हुआ, इससे मुझे क्या दुश्मनी है मैं नहीं जानती, पर अब लगाम लगाना पड़ेगा। तारा वहाँ से अपने घर चली गई और ताजी ताजी मछलियाँ पकाने लगी। आज मैं पेट भरकर मछलियाँ खाऊंगी, ताजी ताजी मछलियाँ। फिश करी बनाकर तूफानी फिश बना लूं। एक काम करती हूँ, आज तंदूरी फिश बना लूंगी, कल करी फिश या फिश फ्राई बना लूंगी तो देखा जाएगा। तारा ने पूरी विधि से अपने घर पर तंदूरी फिश बना ली, जिसकी सुगंध पूरे गांव में फैल गई और सितारा के घर पर जा पहुंची। वाह क्या सुगंध है, गांव में कहीं कोई मछली पका रहा है। अगर ये मछलियाँ मैंने नहीं खाई तो धिक्कार है मेरे सितारा होने पर। मछली मछली, हाँ, अरे वाह, ये तो तंदूरी मछली है। लेकिन ये खुशबू कहाँ से आ रही है? अरे ये तो सितारा के घर से आ रही है। उस बुढ़िया को सबक सिखाने में अब मजा आएगा। अब देखना मेरा कमाल। तारा बहन जी, आपका सोने का मंगलसूत्र नीचे गिर गया है। अरे यहाँ पर तो सोने के कई सारे कंगन भी हैं। क्या कहा? सोने के कंगन, मंगलसूत्र? हाँ, मेरा ही है, मैं अभी आई। ये हुई ना बात, अब मजा आएगा। तारा जैसे ही बाहर गई, सितारा ने अपने आप को बहुत ही छोटा कर लिया और तारा की खिड़की से अंदर घुस गई। ये तो अच्छा हुआ कि मेरी शक्तियाँ मेरे पास हैं। और सारी की सारी तंदूरी मछली खा गई, जिसे खाकर एक लंबी सी डकार लेकर सितारा तारा के बेड पर आराम करने लगी। वाह अद्भुत, यही जीवन तो मैं कब से चाहती थी। इसी स्वाद के लिए तो धरती पर हूँ। हाँ, कोई बेवकूफी होगा जो मुझसे बदमाशी कर रहा है, और मैं भी खामखा के लालच में वहाँ चली गई। तारा अपने आप से बातें करते हुए अपने कमरे में चली गई और वहाँ जाकर देखा कि सितारा ने सारी तंदूरी मछलियाँ खा ली हैं और बेड पर बड़े ही प्यार से विश्राम कर रही है। चारों ओर मछलियों के टुकड़े गिरे पड़े हैं। सितारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी सारी मछलियाँ तुमने खा ली। सारी मछलियाँ मतलब सिर्फ 4 ही तो हैं। बड़ी स्वादिष्ट थी।
जैसे ही सितारा ने इतना कहा, तारा ने अपने हाथों से डाइनिंग टेबल उठाकर सितारा पर फेंक दिया। सितारा ने अपनी तरफ एक उड़ता डाइनिंग टेबल आते हुए देखा और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपना कद बहुत ही छोटा कर दिया। डाइनिंग टेबल इतनी जोर से आया कि तारा के घर का टीवी उस डाइनिंग टेबल से टूट गया। अच्छा, तो तुम्हें खेल खेलना है, चलो साथ में खेलते हैं। इतना कहकर सितारा दौड़ते हुए घर के बाहर चली गई और तारा उसका पीछा करने लगी। गांव के बाहर जाते ही सितारा ने वहां पर रखी रिक्शा अपने हाथों से उठा ली और सारे गांव वाले ये कारनामा देखकर दंग रह गए। अब तुम्हारा खेल खत्म। अब तुम देखना, इस गांव में सिर्फ एक ही शेरनी है और वो हूँ मैं। इतना कहते ही सितारा ने अपने हाथों से उठाई हुई रिक्शा उठाकर तारा की तरफ फेंक दी, लेकिन तारा इतनी ताकतवर थी कि उसने उस रिक्शा को एक ही हाथ से पकड़ लिया और बड़े ताव से कहने लगी, ये बच्चों वाले खेल मेरे साथ मत खेलो। तुम्हें तारा का क्रोध बहुत बढ़ चुका था। तारा ने एक बड़ी सी ट्रैक्टर उठाई ही थी कि गांव में राजा के 2 सैनिक नगाड़ा बजाते हुए आए और कहने लगे, सुनो 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 सुनो, तुम दोनों अपने कर्तव्य बाद में दिखाना, पहले राजा जी का आदेश सुनो। राजा का आदेश ये है कि गांव में एक दौड़ प्रतियोगिता होगी और इस प्रतियोगिता में हर एक उम्र का व्यक्ति, चाहे बच्चा हो या जवान हो या बूढ़ा हो, कोई भी भाग ले सकता है। जीतने वाले को इनाम मिलेगा 100 एकड़ जमीन और एक बड़ा सा घर जिसमें हीरे और जेवरात भरे होंगे। सुनो सुनो सुनो। सैनिकों की बात सुनकर तारा ने ट्रैक्टर नीचे रख दिया और कहने लगी, ये दौड़ तो सिर्फ मैं ही जीतूंगी, मेरे अलावा कोई नहीं है यहाँ पर। अब मजा आएगा। ट्रैक्टर मैंने बस नीचे ही रखा है, लेकिन मैं तुम्हें जवाब उस प्रतियोगिता में दूंगी। गांव के सभी जवान और बच्चे उस प्रतियोगिता में शामिल होने लगे। चारों तरफ प्रतियोगिता की धूम मची हुई थी। मैं तो चाहता हूँ कि प्रतियोगिता मैं जीतूं, लेकिन इन 2 बुढ़ियों का मैं कैसे सामना करूंगा? देखा नहीं तुमने, उम्र के मुकाबले तो कहीं ज्यादा फुर्तीली और तेज है। मेरी आंखें भरोसा ही नहीं कर रही थी जब उस बुढ़िया ने एक हाथ से ट्रैक्टर को उठा लिया था। हो ना हो, इन दोनों बुढ़ियों के पास कोई ना कोई चमनप्राश जरूर है, तभी ये इतनी तंदुरुस्त और बलवान है। तारा और सितारा भी दौड़ प्रतियोगिता की तैयारी करने लगी थी। प्रतियोगिता का दिन निकट आ चुका था। सारे ही जवान और बूढ़े प्रतियोगिता की कतार में खड़े थे। सब ने अपनी अपनी कतार पकड़ ली थी। तारा और सितारा भी वहाँ थी। आज जो भी ये प्रतियोगिता जीतेगा उसे 100 एकड़ जमीन और एक बड़ा सा घर इनाम में मिलेगा। मेरी 3 गिनती में दौड़ना शुरू कर देना। अब देखना मेरा कमाल। अपने कद को बढ़ाकर एक ही छलांग में प्रतियोगिता मैं जीत जाऊंगी। 1 2 3। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई, अचानक उनमें एक और बुढ़िया सभी को पीछे करते हुए पूरे 4 सेकंड में 400 मीटर की प्रतियोगिता को पार कर गई। सारे गांव वाले उसे देखते रह गए। सभी भौचक्के थे, आखिर वो थी कौन? तारा सितारा की तो बोलती बंद हो चुकी थी। माँ कसम, ये बुढ़िया है या कोई चीता? चीता से भी तेज है ये तो। 2 बुढ़िया गांव में पहले से ही थी, अब ऊपर से ये तीसरी बुढ़िया कहाँ से आ गई? राजा और प्रजा हैरत में पड़ चुके थे। गांव की इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी। कहीं ये कांतारा तो नहीं है? मेरा जी बड़ा घबरा रहा है। मैं चेहरा देख लूंगी तो उन्हें पहचान लूंगी। हो ना हो ये वही है। और जैसे ही तीसरी बुढ़िया ने अपना चेहरा राजा के पास जाकर दिखाया, तब तारा ने कहा, सत्यानाश, ये हमारी ही तरह है, इस धरती की तीसरी शक्तिशाली बुढ़िया कांतारा। दूसरी ओर राजा ने 100 एकड़ जमीन और एक बड़ा सा घर कांतारा को इनाम के रूप में दे दिया। चारों तरफ कांतारा की वाहवाही होने लगी थी। अब मैं संग्रामपुर में ही रहूंगी और अपना जीवन व्यतीत करूंगी और यहाँ रहकर तारा और सितारा का जीना हराम करूंगी। एक बार की बात है,
एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। बूढ़ी औरत के परिवार में कोई भी नहीं था, इसलिए वो अकेले ही रहा करती थी। एक बार बूढ़ी औरत की तबीयत बहुत खराब हुई, पर उसकी देखभाल करने वाला और उसे संभालने वाला कोई भी नहीं था। बूढ़ी औरत एक बच्चे को आवाज लगाती है, बेटा मेरे लिए कुएं से एक बाल्टी पानी ले आना। लड़का बूढ़ी औरत के पास आता है। बाल्टी तो आधी भरी हुई है, आप इतने पानी का क्या करोगे? बेटा मैंने अपने बगीचे में बहुत से पौधे लगाए हैं और अब वो सूख रहे हैं, मुझे उनको पानी देना है। अरे दादी, आपकी तो जाने की उम्र हो गई है, पौधे लगाकर क्या करोगी? वैसे भी ये पौधे आपके किसी काम नहीं आने वाले। ये कैसी बात कर रहे हो बेटा, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाली। देखना, इन पौधों के फल खाकर ही मरूंगी। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, फिर इन पौधों में पानी भी आप ही डालिए। बेटा मेरी तबीयत खराब है, तुम अगर कुएं से एक बाल्टी पानी लाकर दोगे तो मैं खुद ही पौधों में पानी दे दूंगी। आप खुद ही लेकर आइए ना, मैं कहीं नहीं जाने वाला। इतना कहकर वो लड़का बूढ़ी औरत के घर से चला जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया है आजकल के बच्चों को, बड़ों की जरा भी बात नहीं सुनते। मेरी कमर में दर्द है, नहीं तो मैं अपना काम खुद करती हूँ, पर अब तो लगता है कि खुद ही कुएं से पानी लाना होगा। बूढ़ी औरत बाल्टी में बचा हुआ पानी पौधों को देती है और पानी लेने के लिए चली जाती है। कमर में दर्द होने की वजह से बूढ़ी अम्मा ने एक लाठी भी साथ में रखी है। लाठी को अपना सहारा बनाकर बूढ़ी अम्मा कुएं से पानी निकालती है और पौधों को सींचने लगती है। धीरे धीरे काम करने से अब बूढ़ी अम्मा की तबीयत में सुधार आने लगा था। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि अब मेरी तबीयत ठीक हो रही है। लोग सही कहते हैं कि काम करने से कोई बीमारी नहीं लगती। आज के बाद मैं बहुत सारे काम करूंगी जिससे मेरी हालत ठीक हो जाएगी। अगले दिन से बूढ़ी अम्मा ने सुबह जल्दी उठना शुरू किया। बूढ़ी अम्मा सूरज उगने से पहले ही उठ जाती और घर के छोटे मोटे काम कर लेती। अब थोड़ा योगा भी कर लेती हूँ जिससे मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा। घर के छोटे मोटे काम निपटाने के बाद बूढ़ी अम्मा योगा करने लगी। योगा खत्म होने के बाद बूढ़ी अम्मा ने स्नान किया और पूजा करने के लिए मंदिर चली गई। हे भगवान, आप बस मेरी तबीयत में थोड़ा सुधार कर दीजिए, मैं तो और 100 साल जी लूंगी। मंदिर से लौटने के बाद बूढ़ी अम्मा ने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद बगीचे में काम करने लगी। मेरे बगीचे में तो बहुत घास फूस हो गई है, जल्दी से इनको हटाना होगा, नहीं तो पौधे खराब हो जाएंगे। बूढ़ी अम्मा कुदाल लेकर सारी घास फूस को उखाड़ लेती है और कुएं से पानी लाकर पौधों को सींचने लगती है। आज तो बहुत काम कर लिया, अब थोड़ा आराम करती हूँ। बगीचे का काम निपटाने के बाद बूढ़ी अम्मा घर में आराम करने चली गई। इसी तरह से बूढ़ी अम्मा अब हर दिन अपना काम पूरी मेहनत और लगन से करने लगी। बूढ़ी अम्मा को इस तरह से काम करते देख गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे ये बूढ़ी अम्मा इस उम्र में भी इतना काम करती है, लगता है ये अपनी शादी की तैयारियां कर रही है। इस आदमी की बात सुनकर सभी लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। अरे भाई, सही कहा आपने, भला इस उम्र में भी कोई काम करता है क्या? अब हमें ही देख लीजिए, हम तो जवान हैं, हट्टे कट्टे हैं, फिर भी कोई काम नहीं करते। हाँ, पर एक बात है गुरु, इस बुढ़िया को मानना पड़ेगा। ये सुबह रोज जल्दी उठ जाती है और फिर हमेशा मंदिर भी जाती है, अपने सारे काम खुद से करती है। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है यार, पता नहीं। मुझे लगता है बुढ़िया जवान होती जा रही है। क्या कहते हो भाई साहब? क्या कहा? जवान होती जा रही है? क्या जवान होकर चांद पर जाने की तैयारी करेगी हैं? अरे चलो इसी से पूछ लेते हैं। चलो। ये दोनों आदमी बूढ़ी अम्मा के पास आए। अरे अम्मा, लगता है तुम यात्रा पर जाने की तैयारी कर रही हो। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है बेटा? अरे तुम इतना काम करती हो, क्या करोगी ये सब करके? वैसे भी अब तुम्हारी ऊपर जाने की उम्र हो रही है,
अब बस कुछ ही दिनों के मेहमान हो तुम। ठीक कहा ना भाई साहब मैंने? हाँ भाई साहब ठीक कह रहे हो। अम्मा की उम्र देखकर तो लगता है शाम तक लुढ़क जाएंगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मैं तो अभी 100 साल और जीऊंगी। अरे तुमको भगवान ने 100 साल जीने का आशीर्वाद दिया है क्या? है? कुछ ऐसा ही समझ लो बेटा। तुम्हारी समझ में तो ये बात नहीं आएगी। उड़ा लो मेरा जितना मजाक उड़ाना है। ये बेचारी बुढ़िया तुम्हारा कर भी क्या सकती है। दोनों आदमियों ने बूढ़ी अम्मा का बहुत मजाक उड़ाया और इसके बाद दोनों शराब पीने के लिए चले गए। बूढ़ी अम्मा को इनकी बात का बुरा लगा और वो यहाँ से सीधी मंदिर चली गई। हे भगवान, मैं इतनी मेहनत करती हूँ और इस गांव के लोग बहुत कामचोर हैं। उसके बाद भी ये लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, फिर भी सभी कहते हैं कि मैं मरने वाली हूँ। बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर भगवान प्रकट हो जाते हैं और बूढ़ी अम्मा से कहते हैं, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के बाद तुम जितना काम करोगी, जितनी मेहनत करोगी, तुम उतनी ही जवान होती जाओगी। भगवान का आशीर्वाद और प्रसाद लेकर बूढ़ी अम्मा घर आई और अपने हमेशा के काम करने लगी। भगवान के आशीर्वाद और मेहनत करते जाने से उसकी उम्र कम होती जा रही थी और देखते ही देखते एक हफ्ते में बूढ़ी अम्मा की उम्र 50 साल हो गई और उसकी बहुत सारी बीमारियां भी खत्म हो गई। अब बूढ़ी अम्मा की कमर भी सीधी हो गई थी। अपने शरीर में ये बदलाव देखकर बूढ़ी अम्मा और ज्यादा मेहनत करने लगी और 1 महीने में बूढ़ी अम्मा की उम्र 30 साल की हो गई। अब बूढ़ी अम्मा पूरी तरह से जवान और खूबसूरत हो गई थी। दूसरी तरफ वो 2 आदमी जो मेहनत नहीं करते थे और काम चोरी करते थे और नशा करने की वजह से उन दोनों आदमियों को बीमारी लग गई, जिससे उनकी कमर टेढ़ी हो गई और उन्हें अब झुककर चलना पड़ता था। एक दिन जब वो बूढ़ी अम्मा के घर के सामने से गुजर रहे थे तो उसे देखकर दोनों चौंक गए। अरे ये बुढ़िया तो जवान हो गई। अरे मूर्खों, मैं तो बूढ़ी कभी थी ही नहीं। मैंने तो अपने आप को हमेशा जवान समझा और मेहनत की और उसका फल मुझे ये मिला। पहले मैं दिमाग से तो जवान थी ही और अब शरीर से भी जवान हो गई हूँ और तुम लोग काम चोरी करके और नशा करके बीमार और बूढ़े हो गए हो। मुझे तो तुम्हारी हालत देखकर तुम पर दया आती है। अरे हमें माफ कर दो बहन जी, हमसे गलती हो गई। हमने आपका बहुत मजाक बनाया। कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हो गया। ये लो प्रसाद, इसे खाओ और अब से तुम भी मेहनत करना शुरू कर दो और कुछ ही दिन में तुम्हारी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी और तुम भी जवान दिखने लगोगे। दोनों आदमियों ने औरत से प्रसाद लिया और उसे खाकर दोनों जी भरकर मेहनत करने लग गए। मेहनत करने से देखते ही देखते 1 महीने के अंदर दोनों आदमियों की बीमारी ठीक हो गई और वो जवान और स्वस्थ हो गए। सीख, हम सिर्फ अपनी सोच से बूढ़े और बीमार होते हैं। अगर हम चाहें तो हम बुढ़ापे में भी मेहनत करके जवान रह सकते हैं। मेहनत करने वाले आदमी को कभी कोई बीमारी नहीं लगती। हमेशा कामचोर आदमी ही बीमार पड़ते हैं। इसलिए हमें मेहनत करने से कभी नहीं घबराना चाहिए। महाराष्ट्र के छोटे से गांव में कमला और रोशनी रहा करते थे। कमला विधवा होने के कारण बहुत गरीब थी और गरीबी से रोशनी और खुद को पाला था। कभी किसी के घर खाना बनाकर तो कभी बर्तन धोकर, लेकिन रोशनी को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी और रोशनी का पूरा ख्याल रखा। कमला ने अपने गहने गिरवी रखकर रोशनी को हाई स्कूल की पढ़ाई पढ़ाई, लेकिन रोशनी अपनी मस्ती और गैर समझी से पास नहीं हो पाई। पिछले 3 साल से 10वीं की परीक्षा दे रही हो, इस बार भी फेल हो गई। मैंने तो सोचा था कि बड़ी होकर घर की तकलीफें दूर करोगी, लेकिन कम करने के अलावा तुम तो बढ़ा रही हो। अब मुझे पढ़ाई नहीं करनी और आप जबरदस्ती करोगे तो यही होगा ना। इसका उपाय है मेरे पास। तुम्हारी शादी जल्दी से जल्दी करवानी पड़ेगी। सिर्फ नाम की रोशनी हो,
घर और जीवन में तो अंधेरा ही कर रखा है। कमला अपनी बेटी रोशनी के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देती है। कुछ ही दिनों में उसकी शादी एक मछुआरे सुशील से हो जाती है। रोशनी के विदाई के समय कमला कहती है, बेटा मुझे माफ करना, मैं तुम्हें कुछ दे नहीं पाई। इस सफेद साड़ी के अलावा मेरे पास है ही क्या। क्या क्या कहा आपने? आप तो मेरी नाक कटवा रही हैं। समाज में हमारी क्या इज्जत रहेगी? और सफेद साड़ी देकर आप रोशनी को भी विधवा करना चाहती हैं क्या? आपने जितना कुछ किया है मेरे लिए वो बहुत है। इस सफेद साड़ी को मैं आपकी याद में हमेशा साथ रखूंगी। कमला ने उस सफेद साड़ी को देकर रोशनी को अपने घर से विदा कर दिया। कुछ महीने बीत चुके थे। अपनी नाकामयाबी के पीछे भी सुशील कमला को दहेज के लिए खूब ताने मारा करता था। इस सफेद साड़ी को जो लेकर आई हो, इससे खाना नहीं बनने वाला। आ गई बस मुंह उठाकर। आप खुद मछली नहीं पकड़ पा रहे हैं और मुझे ताने मार रहे हैं। ये कैसी बात हुई? तुमसे तो बात करना ही बेकार है, अनपढ़ गवार कहीं की। हट जाओ मेरे रास्ते से। सुशील के डांटने से रोशनी घर पर रोने लगी, खुद को बहुत कोसने लगी और वहां से रूठकर अपने मायके चली गई। और वहां जाकर अपनी माँ को सारी बातें बताना चाहती थी, लेकिन वहां जाकर पता चला कि कमला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। माँ, आपकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तुमने अपना घर संसार बसा लिया है। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। एक काम कीजिए, आप मेरे घर चलिए, वहाँ मैं आपकी पूरी देखभाल करूंगी। मेरा वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। सुशील को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। माँ, आपको मेरी कसम है, आपको वहाँ चलना ही होगा। रोशनी अपनी माँ को जबरदस्ती अपने घर यानी ससुराल लेकर जाती है, जो सुशील देखकर दिल मिला उठता है। मुझे तो लगा था कि तुम कभी नहीं आओगी, और आई भी तो अपनी माँ को साथ लेकर आ गई। आप अब नफरत क्यों करने लगे हो हमसे? ये सब करके आपका मछलियों का व्यापार चलने लगेगा भला? तो क्या तुम्हारी शादी में दिए हुए दहेज में उस सफेद साड़ी से चलने लगेगा क्या? सुशील और रोशनी का झगड़ा देखकर कमला परेशान हो जाती है और बिना कुछ खाए पिए उनके घर के बाहर चटाई लगाकर सोने की कोशिश करती है, पर सो नहीं पाती। मुझसे मेरी बच्ची की परेशानी देखी नहीं जा रही है। मुझे ही कुछ करना होगा। घर की परेशानी देखकर कमला वहां पर एक चिट्ठी लिखकर और उसे उस दहेज वाली सफेद साड़ी पर रखकर छोड़ जाती है। कमला के जाने के बाद कबर्ड में रखी हुई साड़ी से बहुत जोर की रोशनी आ जाती है। रोशनी इतनी तेज होती है कि पूरा कमरा चमक उठता है। उसे देखकर दोनों पति पत्नी चौंक कर उठते हैं। ये रोशनी उस कबर्ड से आ रही है। वहां तुमने क्या रखा था? वहाँ पर तो खास कुछ भी नहीं है। रुकिए, मैं वहाँ जाकर देखती हूँ। नहीं, तुम नहीं, मैं जाकर देखता हूँ। तुम्हें कहीं कुछ हो गया तो? सुशील जैसे ही उस कबर्ड को खोलकर देखता है, वहां उसे वही सफेद साड़ी और चिट्ठी नजर आती है। ये तो माँ की चिट्ठी है। उनकी लिखावट बिल्कुल ऐसी ही है। इसे पढ़िए जरा, क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि बेटा, मैंने अपने जीवन में एक अबला बनकर तुम्हें ये साड़ी दी है। यही तुम्हारी संसार का सुख भी बनेगा। जिंदगी भर लोगों ने मुझे इस सफेद साड़ी की वजह से बहुत ताने मारे हैं, लेकिन मैं तुम्हारे जीवन में कोई भी दुख नहीं आने दूंगी। तुम जब भी इस सफेद साड़ी पर पानी और सिंदूर से लिखकर कुछ भी मांगोगे तो ये साड़ी तुम्हें वो दे देगी। मेरी फिक्र मत करना। मैं पूरे 1 साल बाद तीर्थ यात्रा करके आऊंगी, लेकिन एक बात याद रहे, एक बार लिखा हुआ सिंदूर मिटेगा नहीं और इस सफेद साड़ी पर रंग चढ़ता जाएगा, उतनी ही इसकी दिव्य शक्तियाँ कम होती जाएंगी। आपके तानों ने मुझसे मेरी माँ को दूर कर दिया और आपको शर्म भी नहीं आ रही है? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। लेकिन हमें इस जादुई साड़ी का एक बार तो उपयोग करना ही चाहिए। तुम्हारी माँ दोबारा लौटकर सुरक्षित आ जाएंगी। सुबह होते ही सुशील ने जादुई सफेद साड़ी निकाली और उसमें सिंदूर से लिखा अपने मछुआरे के व्यापार के बारे में
और अपनी नाव लेकर वो समुद्र में चला गया। जैसे ही सुशील नाव लेकर समुद्र में उतरा, सारी मछलियां अपने आप जाल में फंसने लगी। ये सब देखकर सुशील अपने आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा था। इतनी सारी मछलियां, ये जरूर उस जादुई सफेद साड़ी का कमाल है। मैं जिन्हें हमेशा कोसता रहा, उन्होंने मेरा घर बसा दिया। सुशील सारे दिन के कारनामे घर जाकर रोशनी से बताता है। तब रोशनी कहती है, ये सब मेरी माँ की ममता और उनके पुण्य का कमाल है। वो जब तीर्थ यात्रा करके वापस आएंगी तो हमें इस तरह से खुश देखकर वो भी बहुत खुश हो जाएंगी। अब हम इस तरीके से बिल्कुल नहीं रहेंगे, अच्छा और कामयाब जीवन जिएंगे। जब भी सुशील और रोशनी को किसी भी चीज की जरूरत पड़ती, वो तुरंत ही माँ की सफेद साड़ी पर सिंदूर से लिखकर उसे हासिल कर लेते। देखते ही देखते 1 साल बीत चुके थे। अब सुशील बहुत बड़ा मछलियों का व्यापारी बन चुका था। बड़ा सा घर और बड़ी गाड़ियां सुशील के घर के बाहर खड़ी रहती थी। अब इस साड़ी में कोई जगह ही नहीं बची कुछ लिखने की, वरना मैं और मालामाल हो जाता। हमारी 7 पुश्तें बैठ कर खाएंगी, इतना पैसा जमा कर लिया है। पता नहीं तुम्हारी माँ ने सिर्फ एक ही साड़ी क्यों छोड़ी, एक आध और छोड़ देती तो उनका क्या जाता। पूरी की पूरी जादुई साड़ी सिंदूर से लाल हो चुकी है। सुशील और रोशनी बातें कर ही रहे थे कि वहां पर रोशनी की माँ तीर्थ करके वापस आ गई। आते ही उन्होंने बड़ा सा घर और बड़ी गाड़ियां देखी। अपनी बेटी को गहनों में लदा देखकर वो बहुत खुश हुई। अपनी माँ को देखकर रोशनी के पास गई और कहने लगी, माँ, मैंने आपका कितना इंतजार किया। हम पर इतना बड़ा उपकार करके आप कहाँ चली गई थी? प्रणाम माँ, मैं आपका किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप बैठ जाइए, थक चुकी होंगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम दोनों को खुश देखकर मेरा मन बहुत खुश हो गया है। ये लो मेरी तीर्थ यात्रा का प्रसाद। लेकिन सुशील के मन के लालच ने एक सवाल पूछ ही लिया, क्या आप हमें एक और जादुई सफेद साड़ी नहीं दे सकती हैं? हमारी कुछ मांगे और भी हैं। मुझे अच्छे से पता था बेटा, तुम ये बात जरूर कहोगे। पिछली सफेद साड़ी पूरी लाल हो चुकी है, ये बात भी मुझे पता है। जैसे ही सुशील और रोशनी ने ये बात सुनी, दोनों दंग रह गए और कहने लगे, माँ, आपको ये बात कैसे पता कि साड़ी लाल हो गई है? जितनी बार तुमने उस साड़ी पर सिंदूर से कुछ लिखा, उतनी बार मुझे तीर्थ यात्रा करते वक्त तकलीफें हुई। तकलीफें यानी? हम कुछ समझे नहीं। जब भी तुम सिंदूर से मेरी साड़ी पर कुछ मांगा करते, उतने ही कोड़े मुझ पर बरसते थे। पाँव में छाले आने लगे थे, खाना नहीं मिलने लगा। पिछले 1 साल मैंने बहुत कुछ झेला है तीर्थ करते समय। पिछले कुछ दिनों से सब अच्छा था। तब मैं समझ गई कि साड़ी पूरी तरह से लाल हो चुकी है और अब तुम मुझसे कुछ नहीं मांग सकते। सुशील और रोशनी दोनों कमला की बातें सुनकर रोने लगे। हमें माफ कर देना माँ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हम आपको अब खुश रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे माँ। आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म होगा आपसे। रोशनी और सुशील कमला की खूब सेवा करने लगे और उनका ख्याल दोनों बहुत अच्छे से रखने लगे। कमला उनके साथ खुशी खुशी रहने लगी और अपना जीवन उनके नाम बिताने लगी।